नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कुमाऊं के क्षेत्र में पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ब्लॉक के परिसर में बनने वाले अत्याधुनिक मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया और जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए होगी। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और जहां सरकार पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले तो आज बहुप्रतीक्षित जो लंबे समय से हल्द्वानी क्या मैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो एक मीडिया सेंटर यहां पर खुलना चाहिए, ऐसा हम सबकी सोच थी, सबकी ज़रूरत थी। तो आज मीडिया सेंटर का आज विधिवत रूप से यहां पर शिलान्यास हो गया है और केवल शिलान्यास ही नहीं हुआ है, इसका प्रावधान हमने इस साल के जो हमारा आम बजट था उस बजट में मैंने स्वयं जो कि बजट प्रस्तुत किया था उस बजट में ही हमने प्रावधान कर दिया था कि मीडिया सेंटर हल्द्वानी में इस बार उसका शिलान्यास करके उसके काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसके खुलने से निश्चित रूप से चूँकि क्या है कि देहरादून से यहाँ जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के अन्य साहित्यकारों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अनेक कामों के लिए जो देहरादून जाना पड़ता था, अब आने वाले समय में उनको यहीं पर उनके आसानी से काम हो जाएंगे, उनको देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। कि लंबे समय से आप लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि यहाँ पर हल्द्वानी में एक मीडिया सेंटर होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को निर्देशित किया था कि भूमि का हस्तांतरण करा करके और इसी बजट में इसकी धनराशि की व्यवस्था कराएं। और हम लोगों ने जो अभी मार्च में हमारा बजट सैंक्शन हुआ है उसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपए इस मीडिया सेंटर के लिए स्वीकृत हुए हैं और पेयजल निर्माण निगम इसमें कार्यदायी संस्था है। अभी स्टील्ट के साथ इसमें 4 मंजिल स्वीकृत हुई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देशित किया है कि इसमें 2 मंजिल और बढ़ाई जाए और उसके ऊपर गेस्ट हाउस बनाया जाए, ताकि दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों से अगर कोई हमारे पत्रकार बंधु यहाँ आते हैं, चाहे किसी भी कार्य से, यदि उनका कोई परिजन बीमार है या किसी काम से भी आते हैं, तो उनके रहने के एक रीजनेबल रेट पे उनको कमरे उपलब्ध हो सकें, तो उसकी व्यवस्था हम लोग इसमें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 28 से 30 मई तक 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे और जहां इस दौरे का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, तो वहीं कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। और जिस पर जानकारी दी भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने, जहां उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में संगठन की व्यापक समीक्षा करेंगे और उन्होंने कहा कि दौरे से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से भी पूर्व और वर्तमान मंडल एवं जिला अध्यक्षों से संवाद किया है। इस दौरान संगठन की मजबूती और कमजोरियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। जी का दौरा लगभग 28, 29, 30 3 दिन का दौरा उत्तराखंड में है और देहरादून वो आएंगे और संगठन को और मजबूत करने के लिए उन्होंने सभी जितने हमारे अध्यक्ष हैं, जितने हमारे पहले भी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से बातचीत करी थी ऑडियो ब्रिज के जरिए और उन्होंने यही सबसे कहा था, निवेदन भी किया और उनसे कहा कि आपको संगठन मजबूती के लिए भी निरंतर बैठकें करनी है, हर एक अंतराल पे, हर महीने करनी है और ऐसे करनी है। तो आपको मंडल की बैठक करनी है, आपको जिले की बैठक करनी है, उसको हम संगठनात्मक बैठक कहेंगे। ताकि हम जब बैठकें करते हैं तो ज्यादातर उनकी कोशिश हमारी रहती है कि हम कैसे हमारा जो आने वाला कार्यक्रम है उसकी तैयारी के लिए हम बैठक करते हैं कि कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी। लेकिन संगठन हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ कमजोर हैं, उसके लिए भी हम लगातार बैठक करें, ये आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और सभी लोग ने उसी प्रकार से अपनी सभी जिलों में और मंडलों में अपनी बैठकें शुरू की हैं। और अब क्योंकि उनका यहाँ पे आना प्रस्तावित हुआ है 28, 29, 30 को लगभग, तो यहाँ भी वो जब आएंगे तो संगठन मजबूत करने की ही उन्होंने यहाँ पे सब चीजें करनी है, सभी लोगों से मिलना है उनका। हमारा पूरा मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से वो मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक हैं, सभी लोग उनसे मिलने वाले हैं, जितने जो दायित्वधारी हैं, जितने हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, इस प्रकार से। और हर एक वो प्रदेश की बैठक के साथ साथ एक जिले की बैठक, एक मंडल की बैठक और बूथ की बैठक, इस प्रकार से भी वो करने वाले हैं। मतलब संगठन में किस प्रकार से हम ऐसे संगठन को और मजबूती कर सकते हैं, उनकी ऐसी बैठकें भी होने वाली है।
खबर देहरादून से है, जहां रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नव नियुक्त जिलाधिकारी आशीष चौहान से शिष्टाचार की भेंट की। इस दौरान एसएसपी ने जिलाधिकारी को शुभकामनाएं दी, तो वहीं मुलाकात के दौरान दोनों अधिकारियों के बीच जनपद की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय, तो वहीं आमजन की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। और जहां एसएसपी देहरादून ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल से ही प्रभावी शासन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि दूरवासियों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां देश विदेश से पहुंचे भक्त मां गंगा के दर्शन और पूजन के लिए लगातार धाम में पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आस्था और श्रद्धा के इस विशेष पर्व पर विभिन्न क्षेत्रों से देवडोलियों का आगमन भी जारी रहा, जिससे कि पूरा गंगोत्री धाम भक्तिमय माहौल से सराबोर नजर आया। देवडोलियों के स्वागत के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों, धुन और जयकारों से वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गया। और जहां श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। यात्रियों को सुगम और व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए कतारबद्ध व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, और जिसके साथ साथ विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया। इसके अलावा जानकारी देते चले कि स्वास्थ्य शिविर, पेयजल की स्वच्छता, तो वही आपको बता दें कि पार्किंग और यातायात व्यवस्था पर भी प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। खबर देहरादून से है, जहां डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत नांगल बुलंदावाला की किशनपुर ग्रांच में नए आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। और जहां राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 12 लाख रुपए की लागत से इस आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आपको जानकारी देते चले कि इसका निर्माण समय पर पूरा हुआ है, और जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस केंद्र का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह और ग्राम प्रधान अंजू लोधी के साथ साथ बीडीओ डोईवाला परशुराम सकलानी के संयुक्त प्रयासों से हुआ। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान अंजू लोधी का कहना है कि इस नए केंद्र के शुरू होने से बच्चों को पोषण, शिक्षा और महिलाओं से जुड़ी गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। पिछले कई सालों से ये जो किशनपुर ग्रांट का आंगनवाड़ी भवन है, ये भवन तो नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो कभी किसी के घर में, कभी किसी की दुकान में, इस तरह से ये चल रहा था। और आज अपना भवन बन के तैयार हो गया। इसका निश्चित रूप से बच्चों को इसका फायदा मिलने वाला है, और संख्या भी मैं समझता हूँ कि अब बच्चों की यहाँ पर बढ़ेगी। आज बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये आंगनवाड़ी के किशनपुर ग्रांट में मिला, क्योंकि यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे रोड बहुत कच्ची थी और टूटा फूटा था। यहाँ पे किराए पे रहती थी मैडम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है बच्चों को इधर, कभी इधर इस कमरे में, कभी उधर किराए पे परेशान थी बहुत। आज उनका भी बहुत खुशी का दिन है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये मनरेगा अंश से और विभागीय अंश से बना है। विभागीय अंश इसमें 4 लाख के आसपास है, और 8 लाख करीब जो है ये हमारे मनरेगा से मिला है इसमें। और जैसे कि अभी प्रमुख जी ने भी कहा कि काफी समय से यहाँ पे जो है थोड़ा दिक्कत थी। ये आंगनबाड़ी केंद्र बना है, इससे काफी लाभ होगा बच्चों को, और यहाँ से एक नर्सरी तैयार होगी, आगे के लिए जो है वो फायदेमंद होगा, बहुत लाभ मिलेगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, और जहां मौसम विभाग ने राज्य में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट को भी जारी किया है। जहां रेड अलर्ट समेत आपको बता दें कि देहरादून समेत 6 जिलों में 27 मई तक लू चलने की चेतावनी को भी जारी किया गया। तो वहीं मैदानों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक गर्मी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रुड़की प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, और जहां अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे कि आम जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया। जहां आपको बता दें कि जिला कार्यालय सभागार में हुई इस जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 60 शिकायतें दर्ज की गई और जिसमें से 28 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, तो वहीं शेष मामलों का संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। और जहां जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, राजस्व, बिजली अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल और जल निकासी जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। कई शिकायतकर्ताओं ने भूमि कब्जे, पानी की किल्लत और अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। जनसुनवाई की गई थी जिसमें करीबन अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकतर शिकायतों में जो हमारे ऑफिसर्स प्रेजेंट थे या वर्चुअली कनेक्टेड थे उनसे उनका अपडेट लेकर उनका निस्तारण किया गया है और शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर अवगत भी कराया गया है। इसके साथ ही विभिन्न जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता की योजनाएं हैं या जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यतः सीएम हेल्पलाइन, सभी जगह बिजली की जो सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो सुचारू रहे, उसकी कुछ जगह शिकायत आई थी। साथ ही जो हमारे वन क्षेत्र हैं वहाँ पर वनाग्नि की कोई घटना ना हो। जो हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग है और जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको फूड चेकिंग करने के लिए, क्वालिटी चेकिंग करने के लिए बताया गया है। ट्रैफिक कंजेशन ना हो और साथ ही चारधाम यात्रा और आज गंगा दशहरा का स्नान भी है। सभी जगह जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं और वापस लौट रहे हैं उसके बाद पूरा एक वृहद मेला क्षेत्र में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बात की गई है। साथ ही सभी अधिकारियों को 3-3 महीने का एक्शन प्लान बनाकर जिला मुख्यालय को देने के निर्देशन दिए हैं, जैसे कि हमारे जो हमारा 2026-27 जो वित्तीय वर्ष है उसमें जितने भी टारगेट्स हैं, भले वो बेनिफिशियरी के हों, रोड के हों, बिल्डिंग बनाने के हों, उनको हम समय रहते पूर्ण। अब खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर यात्रियों और श्रद्धालुओं के बीच में गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर पहुंचे लोगों ने प्रशासन और तेल कंपनियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि ऋषिकेश से आगे पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने की बात कही जा रही है, लेकिन रुद्रप्रयाग से चमोली तक कई पेट्रोल पंपों पर तेल ही नहीं मिल रहा। जहां यात्रियों का कहना है कि ईंधन की कमी के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जहां कई वाहन रास्तों में ही फंस रहे हैं और जिससे कि यात्रा भी प्रभावित हो रही है। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां रेलवे स्टेशन पर उस समय जीआरपी का मानवीय चेहरा देखने को मिला जब भीड़ के बीच में एक दिव्यांग यात्री अपनी व्हीलचेयर पर ट्रैक पार करने में असमर्थ नजर आ रहा था और जहां गंगा स्नान के चलते स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी थी और ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति लंबे समय से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी का ध्यान भी उस पर नहीं गया और इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के जवान की नजर उस यात्री पर पड़ी और जहां एएसआई सुशील तिवारी, हेड कांस्टेबल असीम कांस्टेबल चंद ने इस जरूरतमंद की मदद की। जहां आपको बताते चले कि जवानों ने बिना देरी किए दिव्यांग को उसकी व्हीलचेयर समेत गोद में उठाया और जहां सुरक्षित रूप से ट्रैक को पार कराया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां रात तक खुलने वाले रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडिंग के लेकर अब पुलिस पूरे तरीके से सख्त रुख अपना रही है। जहां आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परविंद्र सिंह डोभाल ने साफ तौर पर कहा है कि रात भर रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडिंग में खुले रहने वाले कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका उनकी ओर से लगातार रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई पर्यटक देर रात शहर पहुंचते हैं, लेकिन अधिकांश रेस्टोरेंट रात 11 से 12 बजे तक बंद हो जाते हैं, जहां शराब नहीं परोसी जाती और वहां भी समय तय है। एसएसपी का कहना है कि अन्य राज्यों में भी पूरी रात रेस्टोरेंट खुले रखने की कोई भी परंपरा नहीं है और पर्यटक आमतौर पर होटल या फिर इन रूम डाइनिंग की सुविधा का उपयोग करते हैं। मैं बिल्कुल ये बात आप जैसा आपने कहा कि कई ऐसे यहाँ पर्यटक जो रात के समय पहुँचते हैं और करीब 11 से 12 बजे के बीच में रेस्टोरेंट काफ़ी बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके और भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर अगर शराब नहीं परोसी जा रही है या अन्य जो भी हमारे पब या रेस्टोरेंट जिसमें शराब नहीं हुए वो रात को खुलने में हम लोगों ने उस पर कोई 12 बजे तक की लिमिट उस पर रखी गई है। निश्चित तौर पर मेरा मानना है पूरी रात अगर इस तरीके का कोई खुलता है उससे लॉलेसनेस ही ज़्यादा बढ़ती है। तो आदमी को ये भी जब भी जो यहाँ आ रहा है उनको भी ये मालूम होना चाहिए
क्योंकि अन्य जगह पे जैसा आप जाते हैं, अगर हम अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं तो पूरे रात में कोई रेस्टोरेंट खुलने की कोई परंपरा नहीं रहती है। उसके लिए आदमी होटल अपना करता है, वहाँ पर वो इन रूम डाइनिंग की जो अरेंजमेंट्स है वो करता है। अगर स्ट्रीट वेंडिंग पे अगर हम जाएंगे, अगर वो पूरी रात खुलेगा तो उससे लॉलेसनेस की ही दिक्कतें आगे होती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा ऑपरेशन प्रहार में ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध के बीच में उधम सिंह नगर के जशपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिला और जहां विद्युत विभाग के कार्यालय पर पहुंचे उपभोक्ताओं, जिला पंचायत के सदस्य और भारत किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना देकर योजना के खिलाफ नाराजगी को व्यक्त किया है। जहां प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और जिससे कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं आम जनता पर भी आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, हम विद्युत विभाग जसपुर में धरने पे बैठे हुए हैं विद्युत विभाग की गुंडागर्दी के खिलाफ। लगभग 1-1.5 साल से हमारा संगठन इस चीज का विरोध कर रहा है कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं, पर फिर भी एसडीओ साहब द्वारा और उनके जेयू द्वारा अब इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। गांव में पुलिस की सहायता से मीटर लगवा रहे हैं। हमारा कहना इनसे यह है कि आप मिलिट्री लगवाओ, चाहे आप पीएससी लगवाओ, पर हम ये मीटर नहीं लगने देंगे। हमारा हरिद्वार में धरना चला था, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए थे मीडिया के माध्यम से कि जबरदस्ती कहीं मीटर नहीं लगेगा। या तो ये मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं, या ये सरकार को कुछ नहीं समझ रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी का आदेश गलत था। हमारा इनसे निवेदन यही है कि जब तक इस पे कोई सहमति नहीं बन जाती, किसी भी गांव में जाकर किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी को भी परेशान ना किया जाए। और कल मुझे सूचना मिली है कुछ जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी अगर आप मीटर नहीं लगने दोगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं, हम यहाँ बैठे हैं, जो कार्रवाई करनी है हम पे करें। अगर यहाँ तक आने का टाइम नहीं है तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। अगर इनके मन में कोई बहम हो तो वो निकालें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस के साथ एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, जहां हरियाणा नंबर की एक गाड़ी के चालक ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता की और जहां चाकू दिखाकर धमकाने का प्रयास भी किया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों के साथ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ उसकी गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। तो वही पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।